नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हिंदी पाठशाला में। हमारे अध्ययन का विषय वही रहेगा, पाठ 2, जॉर्ज पंचम की नाक। पृष्ठ 12 तक हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं पृष्ठ 13 से जॉर्ज पंचम की नाक। अब तक हमने पढ़ा कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो है इंडिया गेट पर, उसकी नाक नहीं है, किसी ने काट दी है और बड़ा मसला उनके सामने है, हुक्कामों के सामने, कि उसे कैसे लगाया जाए। क्योंकि रानी एलिजाबेथ वहाँ आने वाली है, तो उनके आने से पूर्व यह कार्य करना उन्होंने अपनी नाक का विषय बना लिया है। तो अब तक उन्होंने जो पहला प्रयास किया था, क्लर्क को पहले मूर्तिकार को बुलाया था और फिर क्लर्क को कागज़ ढूंढने के लिए कहा था, जिसमें अभी तक वो असफल है, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है कि कहीं से कोई जानकारी मिल सके। आगे पढ़ते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है कि इसका मसला आपने हल करना ही करना है, कि पूरा भार, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। उसने दूसरा उपाय दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। तो बड़ा खुश हो जाता है कि पत्थर तो हमारे भारत में मिल ही जाएगा। एक छोटा सा इस तरह का भाषण देता है प्रसन्नता के साथ और वो चला जाता है। और क्या है, इसमें भी व्यंग्य है कि यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। जो समस्या है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, वह बात बाहर नहीं आती है, अखबारों में, मीडिया में कहीं नहीं आती है, लेकिन यह बात जरूर छप जाती है कि क्या भाषण दिया गया है, उसमें सार ही कितना है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। निराश हो गया क्योंकि उसको वहां भी सफलता नहीं मिली। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, संकेत है कि ऐसी चीजें भारत में उपलब्ध नहीं होती हैं। उसने तो सिर्फ जानकारी दी है कि भारत में इस किस्म का पत्थर नहीं है जिससे यह मूर्ति बनी है, अर्थात ऐसे लोगों का जो सम्मान का भाव किसी भारतीय में कहीं बचा ही नहीं है। प्रतीक अर्थ में ये जाएगा। सभापति ने तैश में, क्रोध में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता कि सब कुछ हम अपना चुके हैं दूसरों का। हम पश्चिमी जो सभ्यता है उसका अंधानुकरण कर रहे हैं, सब कुछ अपना ले, तो ये पत्थर क्या चीज है, ये भी मिलना चाहिए। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई। क्यों? क्योंकि उसे एक और उपाय सूझ गया था। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे, कि मीडिया में इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो थोड़ा रुक रुक कर वह इस बात को प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसे थोड़ी घबराहट भी है कि कहीं इस बात को लेकर उल्टा ही उस पर डांट ना पड़ जाए, कोई दंड ना मिल जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी, एक बार तो घबरा गई कि यह कैसा उपाय है। उसके बाद खुशी तैरने लगी कि चलो कोई तो उपाय मिला। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी कि उसने अनुमति दे दी कि जो हमारे अपने महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनकी लाट की नाक अगर कहीं फिट बैठती है तो तुम उतार कर यहाँ पर लगा सकते हो। तो इससे क्या पता लगता है कि जो सम्मान है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए का हमारे मन में, उन लोगों के जो स्वार्थी मानसिकता के हो गए हैं, तुच्छ लाभ के लिए, सिर्फ अपने नाम के लिए कि हमारा नाम हो जाएगा, कि हमारे सामने हमने ऐसी खूबसूरत तैयारियां की हैं, इतना बढ़िया स्वागत किया, उस नाम के लिए वो अपनों को किसी भी हद तक पहुंचा सकते हैं नुकसान। कि अपने जिन लोगों ने जो शहीद हो गए, शहादत दे दी, देश के लिए कुर्बानियां दे दी,
उनकी लाट को भी, उनके सम्मान को आहत करने को ऐसे लोग तैयार होते हैं। यह व्यंग्य है कुछ भारतीयों की मानसिकता पर। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जो है उन पर व्यंग्य है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। बंबई, अब मुंबई कहने लगे हैं, अगर आप लिखेंगे तो आप मुंबई लिखेंगे। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। तो वहां पर मुंबई में उसका काम नहीं बना, फिर वह गुजरात की ओर चला। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। गुजरात में भी नाप सही नहीं मिला तो बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की। फिर बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ा, कहीं भी काम नहीं बन रहा था तो बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, उन लोगों की लाटों की नाप टटोली। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ फिर पंजाब पहुंचा। कौन? मूर्तिकार। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, यानी कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश का गौरव है, उन सब की लाटों की नाप कर उसने लिया नाप, पर नहीं फिट बैठा। आखिर दिल्ली पहुंचा तो लौटकर पूरे देश का भ्रमण कर दिल्ली वापस आया और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया कि सारा हिंदुस्तान घूम लिया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली कि सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। संकेतार्थ क्या है कि सबका सम्मान भारतीय जनमानस में कहीं अधिक है इस विदेशी शासक के तुलना में। सिर्फ एक लाट की नाक की बात नहीं है, यह संकेत कर रही है कि पूरे भारत में अपने महापुरुषों के लिए, अपने शहीदों के लिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए असीम सम्मान का भाव है उनके मन में। उनके मन में इस विदेशी शासक के लिए, इस जैसे अनेक विदेशी शासकों के लिए कोई सम्मान का भाव नहीं है। तो इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक उनसे छोटी निकली। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि बाकी जो महापुरुष बड़े लोग थे उनकी नाक तो बड़ी निकली, तो बच्चों की नाक छोटी होनी चाहिए। तो इस चक्कर में वह जो शहीद बच्चे हैं उन बच्चों की लाटों की नाक का नाप भी ले आया। तो कहता है यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। उन बच्चों का भी सम्मान भारतीय जनमानस में अधिक है, उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, अर्थात उनका सम्मान अधिक निकला। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, नई तैयारी कर दी, बिल्कुल साफ सुंदर चमका दिया उसको। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, लेकिन जो नाक कटी हुई थी वह नहीं लग पा रही थी। बात फिर बड़े हुकामा तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी के स्वागत करने का मतलब क्या। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई कि अगर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं लगी तो हमारी नाक कट जाएगी, अर्थात हमारा क्या सम्मान बचेगा। जो हमने तैयारियां की हैं रानी के स्वागत में, सब बेकार हो जाएंगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, उसे पैसा चाहिए था। तो यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था कि किसी न किसी सूरत से काम कर दिया जाए ताकि उसे पैसा मिल जाए। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना बहुत जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी। तो उसका सुझाव क्या था कि जो 40 करोड़ लोग हैं, जिसकी भी नाक उनमें से सही बैठ जाए, उस लाट की नाक पर उसकी नाक काट कर, यानी कि जिंदा व्यक्ति को की नाक को काट कर वहां लगा दिया जाए।
मानसिकता देखिए कितनी गिर सकती है अपने लाभ के लिए, अपने नाम के लिए, कुछ लोगों की पैसे के लिए। तो बात के साथ सन्नाटा छा गया, सभी एकदम से सन्नाटे में आ गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद कुछ देर सब चुप रहे। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया अर्थात चौंका और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए कि आप बस अनुमति दे दें, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, यानी कि उसे अनुमति मिल गई थी। तो अखबारों में क्या छपा कि नाक का जो मसला था, जॉर्ज पंचम की नाक का, उसका समाधान हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब जो उसमें जैसे कीचड़ जैसा हो जाता है, उसको निकाला गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए, कि वह ताज़ा रहे, पता ना लगे किसी को। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, क्योंकि उसकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे मुहैया भी कराई गई, वह मदद उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, क्या कहते हुए, कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, कि हमें यह काम पूरा चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, कि जो जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट पर लाट है उस पर जिंदा नाक लगा दी गई है। और फिर बात को कैसे घुमाकर खबर को प्रस्तुत किया देखिए, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है, कि सच खबर को छापते हुए भी उसे झूठ के आवरण में लपेट दिया कि नाक असली जैसी लगती है, क्योंकि पत्थर की लगती ही नहीं है, ऐसी नाक लगाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं छापा गया कि वह असली नाक ही लगाई गई थी, यानी कि उसके सम्मान को बचाए रखने के लिए किसी अपने भारतीय का अहित किया गया था, उसे नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, ध्यान देने की थी विशेष रूप से, क्या कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, स्वागत, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। यानी कि जो खबरें प्रायः प्रतिदिन के अखबारों में हमें देखने को मिलती हैं, वो उस दिन के अखबार में दिखाई नहीं दी थी। सिर्फ ये जानकारी जरूर दी गई थी कि उस पर नाक लग गई है, जो पत्थर की नहीं लगती, असली जैसी है, जिंदा नाक लगती है। सब अखबार खाली थे। अब खाली थे, इसका कारण पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों ये हो सकता है कि अखबार वालों का विरोध करने का अपना तरीका था। हो सकता है न जाने उन पर कौन सा दबाव रहा हो कि उन्होंने खबर को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उन्हें यह अच्छा नहीं लगा था कि ऐसी अप्रिय घटना घटी है, तो अपनी तरीके से वो विरोध प्रस्तुत कर रहे थे। प्रसन्नता नहीं थी, सब जगह उदासी ही दिख रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। वो कहते हैं कि ना जाने ऐसा क्यों था, क्योंकि स्पष्ट रूप से लेखक नहीं बता रहा है, वो आपको विचार करना है अपनी कल्पना शक्ति से कि क्या हुआ होगा। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, और उसके लिए इतनी परेशानियां, किसी अपने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देना क्या उचित है, नहीं है, किस पर उसने व्यंग्य किया है। अब ये आप अवश्य सोचिए कि हमें किस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, अपने भारत के लिए, अपने भारत के लोगों के लिए, उनके हित के लिए, या सिर्फ अपने छोटे से लाभ के लिए, अपना केवल एक व्यक्ति का नाम और यश कमाने के लिए, या धन कमाने के लिए। हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। ये विचारणीय प्रश्न है जो इसके माध्यम से उठता है, इस पर आप विचार करेंगे। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब है प्रश्न अभ्यास। प्रायः मैंने हर प्रश्न आपको इसमें समझा दिया है। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो अवश्य पूछिएगा।
धन्यवाद।